अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत ड्रॉपिंग कहानियाँ लाई हूँ। कहानियाँ शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि खौफनाक कहानियाँ सुन के डर तो लगता है। हैंड फ्री लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ड्रावनी है। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफा बताया, शाह साहब के पास भुलवाल से आगे एक गांव था। वहां से कुछ लोग आए। वो लोग जो थे खासे परेशान लग रहे थे और मदद के तलबगार भी थे। शाह साहब ने उन लोगों को बिठाया। सर्दी का मौसम था, इतनी ठंड में वो लोग आए और बार बार ये कह रहे थे कि हमने अंधेरे से पहले वापस जाना है। शाह साहब ने आने की वजह पूछी तो उनका ये कहना था, हम लोगों का गांव जो है भुलवाल से आगे हम लोगों का गांव है। हम लोगों का खासा कदीम और पुराना गांव है। हम लोगों के गांव में लोग अभी भी कुएं से पानी भरते हैं। नहर जो है गांव की वो खासी दूर है। सर्दी के मौसम में नहर पर औरतों का पानी भरने जाना बहुत मुश्किल है। हमारे गांव का ये जो कुआं है, ये कुआं खासा पुराना और कदीम है। इसका पानी भी मीठा पानी है, इसलिए अक्सर लोग इस कुएं से पानी भरने जाते हैं। औरतें जाती हैं, दिन भर वहां पर आना जाना कहीं ना कहीं लगा रहता है, क्योंकि कुएं के पास से गुजर कर जो किसान है वो अपने खेतों की तरफ भी जाते हैं। कुआं आबादी से हटकर खेत खलिहानों वाले रास्ते के करीब है। कुछ अरसे से हमारे गांव के कुएं से कुछ पुरस्कार वाकयात हो रहे हैं। वो पुरस्कार वाकयात ऐसे हैं कि जब भी किसान जो हैं वो खेतों की तरफ अपनी जमीनों को पानी वगैरह लगाने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि कुएं के पास से आधी रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें किसी औरत की होती हैं। दूर से जब हम लोग अपनी बैलगाड़ी या हम लोग अपनी किसी साइकिल वगैरह पर आ रहे होते हैं तो कुएं के पास से गुजरते वक्त हमें बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी वो आवाजें किसी औरत के बोलने की होती हैं, कभी हंसने की होती है और कभी रोने की। पलट कर देखने पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह से जब हम लोग अपनी जमीनों पर खेतों पर पानी लगाकर वापस आ रहे होते हैं तो हमें कुएं के पास एक औरत खड़ी हुई नजर आती है। वो औरत पीले रंग के लिबास में ज्यादातर होती है, बाल बिखरे होते हैं, कुएं के करीब खड़ी होती है। ऐसे लगता है जैसे कभी कुएं में झांक रही है, कभी कुएं के पास बैठी है। उसको कुएं की दीवार के ऊपर भी लोगों ने बैठे देखा और जब कुएं के करीब आते हैं वो गायब हो जाती है और जब पास से गुजरते हैं तो फिर से आवाजें देती है। एक अजीब से खौफ का माहौल हमारे गांव में बना हुआ है। इतना ही नहीं, गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती हैं तो वो कहती है कि कुछ अरसा पहले हम लोगों ने इस कुएं के ऊपर जो दरख्त है घना, उस पर एक लाल रंग का दुपट्टा बांधे हुए देखा था। उस लाल रंग के दुपट्टे को जब हम लोगों ने गौर से देखा, हमने उस दुपट्टे को उतार कर दूर फेंक दिया कि पता नहीं यहाँ पर दुपट्टा किसने बांध दिया, कुएं में ना गिर जाए या कोई बच्चा ना इसके साथ लटक जाए। तो हमने उसको दूर फेंक दिया। उसके बाद वो दुपट्टा गायब हो गया, हवा से उड़ गया, कोई उठा कर ले गया, हमें नहीं पता। अगले दिन हमें वो दुपट्टा नजर नहीं आया। लेकिन अगले दिन जब हम लोग कुएं पर पानी भरने आए तो हम लोगों ने जब पानी भर लिया, वापस से आने लगी तो हमें कोई औरत पुकार रही थी, आवाजें दे रही थी कुएं के पास से, रुक जाओ अभी मत जाओ। तो जब हमने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। सब डरने लगे कि ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो किसान थे उन्होंने गांव में ये बात बताई कि हम लोग तो उस रास्ते से गुजर नहीं पा रहे। जब भी गुजरते हैं तो अगर बैलगाड़ी पर हो, बैलगाड़ी बहुत भारी हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे पीछे बिल्कुल बैलगाड़ी के कोने पर कोई औरत बैठी है। पूछने लगो तुम कौन हो तो वो गायब हो जाती है और मामला सारे कुएं के करीब से हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद गांव के कुछ जो लड़के थे, उन लड़कों ने ये कहा कि हम लोग रात को जाकर देखेंगे भी क्या माजरा है, हमारे गांव में ये सारी बातें हो रही हैं। उन लड़कों को मना भी किया गया था कि आप लोग कुएं के पास ना जाएं, पता नहीं अभी वहां पर कैसे हालात है कैसे नहीं। वो लड़के जब कुएं के पास गए
तकरीबन रात 12 बजे के बाद वो लोग कुएं के पास गए। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था, वो पुरसरार औरत भी नहीं थी। वो लोग कहते हैं कि हम लोग वहां पर बैठ गए, हम लोगों ने आसपास भी देखा, उस दरख्त को भी देखा, कहीं कुछ नहीं था। जैसे हम लोग कुएं के पास बैठकर बातें कर रहे थे कि यहाँ पर पता नहीं कोई मखलूक है या क्या है, लोगों को कौन डरा रहा है, तो एकदम से हमें ऐसा लगने लगा जैसे कुएं के अंदर कोई पत्थर फेंक रहा है। कुएं के पानी में पत्थर गिरने की आवाजें आ रही थी। हम लोग फौरन डर के उठे और हमने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था। कुएं के पीछे भी जाकर देखा, दरख्त के साथ भी देखा, दरख्त के ऊपर भी देखने की कोशिश की, कहीं कोई भी नहीं था। लेकिन मुसलसल कुएं में कोई पत्थर मारा था और उसके साथ बेहानक कह के गूंज रहे थे। वो लड़के डर कर वहां से भागने लगे। जैसे वो लड़के भागने लगे तो उनमें से एक लड़के को पीछे से किसी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो लड़का मुंह के बल गिरा और कलाबाजी खाता हुआ आगे गया। उसे बहुत सी चोटें लगी, यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा भी जख्मी हो गया था और उसी वक्त कुएं से बहुत भयानक चीख भी सुनाई दी। उस लड़के की ऐसी हालत के बाद तो गांव के लोग इतना डर गए कि शाम के बाद कुएं के पास से नहीं गुजरते थे। यहाँ तक कि एक दो लोगों का ये भी कहना था कि वो कुएं के पास अगर ना भी जाएं, अपने घर से बाहर भी निकले और दूर वाले हिस्से पर भी हों, तो वहां से किसी औरत के पुकारने की आवाजें आती हैं। अब वो जो कुआं है वो हम लोगों की आबादियों के करीब है, बहुत दूर नहीं है। हमारे घरों से भी दूर वो कुआं नजर आता है। शाम के बाद कुएं के आसपास एक अजीब पुरसरार सा धुआं नमूदार हो जाता है। वो धुआं कैसे बनता है, ना कोई चीज उस तरफ जलाई जाती है, ना कोई इस तरफ अब जाता है, खौफ ही इतना है। वो धुआं भी नजर आता है। फिर एक दो लोग जो थे वो लोग मिलकर पानी लगाने के लिए जब गए अपनी जमीनों की तरफ, तो वो लोग मिलकर वापस आ रहे थे। तो वो कहते हैं कि उस वक्त हमें ऐसा लगा कुएं के पास से जब हम लोग गुजरे, हमारे पीछे कोई आ रहा है। हमारे पीछे कदमों की चाप थी और पायल की छन छन थी। अब ये सबने सुना हुआ था कि पायल की छन छन की अगर आवाज वीराने से आए तो वो कोई और नहीं, वो कोई चुड़ैल होती है। लेकिन पलट कर देखने पर दिखाई कोई नहीं देता। तभी एक आदमी के कंधे के ऊपर एक काला स्याह हाथ आया। उसे ऐसे लगा पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो 3 आदमी आगे चले गए, जो चौथा था वहीं खड़ा हो गया और चिल्लाने लग गया। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। खौफ से इस बेचारे की इतनी तबीयत खराब हुई कि वो गिर के बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो उसने कहा कि तुम लोग चल रहे थे और मैं कुएं वाली साइड पर था। कुएं से खासा दूर था तो मेरे कंधे के ऊपर एक काला सा हाथ नजर आया। ऐसा लगा मेरे कंधे को किसी ने पकड़कर मुझे रोक दिया है। मैं चाहकर भी कदम बढ़ा नहीं पा रहा था। उसके हाथ की बहुत ज्यादा ताकत थी। जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे कोई वजूद नजर नहीं आया, सिर्फ वो एक हाथ ही था और ऐसे लग रहा था जैसे कुएं से बाहर है। ये सब सुन के हम लोग तो डर गए। मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने कुएं पर जाकर पढ़ाई वगैरह की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई बहुत सख्त मखलूक का बसेरा है, कोई जिन है, चुड़ैल है, जिन्नात में से है, जिन्नी है, वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इस कुएं के पास फिलहाल कोई भी ना आए जाए और इसके लिए किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा। मैं आमिल नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका अमल नहीं कर सकता। आपके बारे में हमें गांव में से ही किसी ने बताया, आप हमारी मदद करें। हम लोग बहुत मुसीबत के मारे हुए हैं। वही हमारे घर है, वही हमारी जगह है और हर टाइम उन्हीं जगहों से होकर हमने आना जाना होता है और वो दरमियान में इस तरफ आबादी है तो उस तरफ खेत खलियान, वो कुआं है। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो जो सुर्ख दुपट्टा कुएं के ऊपर बांधा गया था वो किसी के अमल का एक हिस्सा था। किसी ने वहां पर कोई उतारा किया था। किसी नौजवान लड़की के ऊपर चुड़ैल थी जिसका उतारा करके उस पानी वाले कुएं के पास दुपट्टा बांधा गया था। उसको उन औरतों ने खोलकर बहुत बड़ी गलती की। उस दुपट्टे की गिरह में वो चीज कैद थी। इन लोगों ने खोलकर दुपट्टा फेंक दिया और वो चीज आजाद हो गई और वो वहां पर अपने असल रूप में जाहिर हो गई। जिस औरत के ऊपर वो थी उससे तो वो हट गई क्योंकि अमल के जरिए हटा दी गई, लेकिन दूसरी जगह किसी ने उतारा करके बांधा था, वहां से वो बाहर निकल आई।
اب آتے جاتے لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کسی کے اوپر بھیجا گیا تھا، عمل کے ذریعے، جادو کے ذریعے، یا جس چیز کے بھی ذریعے۔ وہ اب جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں، جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہ کر لیں، وہ تب تک اس جگہ کو چھوڑتی نہیں ہے۔ وہ لڑکی یا تو اس گاؤں کی ہے یا اس گاؤں کے آس پاس کسی گاؤں کی ہے۔ اگر اس گاؤں کی وہ لڑکی ہوتی تو شاید گاؤں کا کوئی آدمی ایسی حرکت نہ کرتا کہ اپنے گاؤں میں یہ مصیبت لاتا، اور اگر وہ ایسی حرکت کرتا بھی تو شاید کسی کو منع کر دیتا کہ اس دوپٹے کو کھولنا مت، کہ آپ کے گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے اوپر کبھی سنا ہو کہ آسیب یا چڑیل ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے، ہم نے آج تک کبھی بھی نہیں سنا کہ کسی لڑکی پر کوئی جن آئے ہیں، یا وہاں پر لڑکیاں جاتی ہیں کنویں پر پانی بھرنے، ہم نے آج تک یہ بات نہیں سنی۔ ساتھ والے گاؤں میں یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر نہر کا جو حصہ ہے وہ بالکل گھروں کے قریب ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بھی لڑکی شام کے بعد نہر کے قریب جاتی ہیں اکثر جنات پر حملہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک عمل کی بھیجی ہوئی چیز ہے، اور اس کو اس طرح سے کنٹرول کرنا آسان نہیں کہ میں ایک تعویذ دے دوں اور وہ کنٹرول میں ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک خاص عمل کرنا پڑے گا، اور وہ عمل اسی کنویں پر جا کر کرنا ہوگا۔ اس کنویں پر جا کر پہلے اس چیز کو حاضر کرنا ہوگا، حاضر کر کے پھر اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو وہ بھٹک رہی ہے، فی الحال اس کا بسیرا اس کنویں والے درخت کے اوپر ہی ہے، لیکن جس دن اسے کوئی نوجوان کنواری لڑکی کنویں پر نظر آ گئی، وہ فوراً سے اس پر اپنا بسیرا کر لے گی، کیونکہ اسے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جس نوجوان انمیرڈ لڑکی کے اوپر وہ جائے گی اس کی شادی نہیں ہو سکے گی، اسے چاہ کر بھی زندگی میں شادی اور نکاح کا سکھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ چیز اس پر حاوی ہوگی۔ جب بھی اس کی شادی کی بات ہوگی، یا لڑکی بیمار ہو جائے گی، یا انکار ہو جائے گا، یا گھر میں کوئی مصیبت بن جائے گی۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں جب کسی کو باندھا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ عمل جو ہے یہ چاند کی پہلی اتوار پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور ابھی چاند کی پہلی اتوار میں 4 دن باقی ہیں۔ 4 دن کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گاؤں جاؤں گا، اور میں وہاں پر عمل کروں گا، اس کے بعد ہی اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ شاہ صاحب نے ان کو بتایا کہ 4 دن کی آپ لوگوں کی یہ حفاظت ہے، دن ہو یا رات ہو آپ لوگوں نے کنویں والی سڑک سے فی الحال نہیں گزرنا۔ کوئی عورت تو غلطی بھی نہ کرے کنویں کے قریب جانے کی۔ بچوں کو بھی دور رکھیں، اور لڑکے بالخصوص دور رہیں، کیونکہ جب کوئی وہاں پر آئے جائے گا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا آپ کسی اور روپ میں ظاہر کرے، کیا اس کے پیچھے اس کی باتوں میں آ کر کوئی کنویں تک آ جائے۔ 4 دن کے بعد وہ لوگ آئے تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو 4 دن کنویں کے قریب نہیں گئے، لیکن شام کے بعد اگر کوئی گھر سے باہر بھی نکلتا ہے کوئی لڑکا، تو اس کو کنویں والی سائڈ سے ایک عورت آتی نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت سجی سوری دلہن کے روپ میں، اور کہتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، کنویں سے پانی نکال دو۔ 1-2 لوگوں نے تو جب اس کی آواز سنی وہ ڈر کے بھاگ گئے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک لڑکا تھا، وہ اکیلا گھر سے باہر نکلا تو یہ اس کے پیچھے لگ گئی، آدھے راستے تک اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اس لڑکے نے کہا کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ کہنے لگی میں پردیسی ہوں، دوسرے گاؤں سے آئی ہوں، بہت پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں اپنے گھر سے پانی پلا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں کنویں کا پانی پیتی ہوں، کسی کے گھر کا پانی نہیں پی سکتی، ابھی میری شادی نہیں نہ ہوئی اور میں دلہن کے روپ میں ہوں، تو اس سے مجھے کنویں کا پانی پینا ہے۔ اگر میں نے کسی کے گھر کا پانی پیا تو میرے لیے مصیبت بن جائے گی، میں بہت بیمار ہو جاؤں گی۔ اس لڑکے کو اس کی باتوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ لڑکا اس طرح سے اس نے اثر انداز ہوا، اس کے ساتھ کنویں کی طرف جانے لگا۔ وہ لڑکا جو تھا ہمیں اگلے دن وہاں پر بے ہوش ملا، اس کی حالت ابھی بھی بہت سا خراب ہے، اسے بہت سا بخار اور دورے پڑ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ جب میں اس کے پیچھے وہاں تک گیا تو کنویں پر جا کر وہ غائب ہو گئی۔ میں چاروں طرف اسے ڈھونڈنے لگا، مجھے خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں وہاں سے بھاگنے لگا تو وہ ایسے تھے جیسے اس کے پاؤں ہوا میں ہیں، اور اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔
शाह साहब कहते अगर वो बेहोश ना होता तो उसने उसी टाइम उसका दिल निकाल लेना था। दिल निकालने के लिए ही इसने उसको धक्का दिया था, उसकी कमर पर हाथ मारा था, लेकिन ये बेहोश हो गया। जब ये गिरा है, इसके मुंह से अल्लाह का पाक नाम निकला है। इसके बाद वो चीज़ गायब हो गई। फिर शाह साहब उनके साथ रवाना हुए। वहाँ पर जाकर उस कुएं पे शाह साहब ने पढ़ाई की, अमल किया। रात 12 बजे के बाद उस सड़क के पास वो चीज़ नमूदार हो गई। शाह साहब ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों लोगों को तंग कर रही हो, यहाँ पर क्यों आई हो। उसका ये कहना था कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है, मुझे यहाँ पर इस सड़क के ऊपर कोई छोड़ कर गया था। वो कोई आमिल नहीं था, एक आम इंसान था। पहले मैं उसकी बेटी पर रहती थी, उसकी बेटी पर मेरा बसेरा था। फिर एक आमिल ने मुझे उसके ऊपर से हटा दिया और दुपट्टे के पल्लू के साथ मुझे बांध दिया और कहा कि किसी मीठे पानी वाले कुएं पर जाकर इसको बांध दो, तुम्हारी बेटी से हट जाएगी। लेकिन अगले ही दिन मुझे गांव की कुछ औरतों ने खोल दिया। मैं तब से उस लड़की की तलाश में हूँ। जब तक मुझे वो लड़की नहीं मिलेगी मैं सबको ऐसे ही तंग करूँगी। मैं उस लड़की को लेकर ही जाऊँगी। उसके ऊपर मुझे भेजने के लिए जिस जादूगर ने, जिस आमिल ने पढ़ाई की थी, उसने मुझे अपने पहले कंट्रोल में किया, मुझे कैद किया और उसके बाद मुझे उस पर भेज दिया। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे दोबारा से कैद कर देगा। शाह साहब ने कहा तुम यहाँ से आज़ाद हो चुकी हो, उस लड़की से भी हट चुकी हो, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तो वो ये कहने लगी मैं यहाँ से जा ही नहीं सकती। उसका आमिल अभी भी, उसका जादूगर अभी भी पढ़ाई करता है और वो जब भी पढ़ाई करके मुझे हुक्म देता है मैं उसके हुक्म की पाबंद हूँ। अगर मैंने उसका हुक्म ना माना तो वो मुझे मार देगा, जला देगा, कैद कर देगा और मैं कैद नहीं होना चाहती। इससे मैं किसी कंवारी लड़की की तलाश में हूँ। जब वो कुएं पर आएगी मैं उसे लेकर चली जाऊंगी या उसके ऊपर अपना बसेरा कर लूँगी। बस मेरा इतना सा ही काम है। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी तो कुएं के आसपास से चीखों पुकार आने लगे। वो चीखें बहुत भयानक थीं और इसके बाद रोने की आवाज़ें भी गूंजने लगीं। शाह साहब ने उसी वक्त उठकर कुएं के आसपास हिसार बांध दिया और उसी दरख्त के ऊपर दोबारा से सुर्ख धागे को बांध दिया। वो चिल्लाने लग गई। वो दरख्त के ऊपर थी, सुर्ख धागा बांधते साथ ही वो कैद हो गई। वो चीखें मार रही थी मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी, बस मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। शाह साहब ने कहा कि इस कुएं के पास 11 रोज़ तक कोई भी ना आए। 11 रोज़ के बाद ये मखलूक यहाँ से चली जाएगी क्योंकि अब ये कैद हो चुकी है। उधर से जादूगर की कैद में और इधर से इस कैद में है, ये निकल नहीं सकती। जादूगर पढ़ाई करता रहेगा और यही समझेगा कि वो किसी के ऊपर कैद है, किसी के ऊपर भेजी हुई है, जबकि वो इस सड़क पर कैद हो चुकी है। अब उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी जब तक ये सुर्ख धागा बांधा हुआ है और कुएं पर भी हिसार है। इस धागे को जिसको मैंने बांधा है कोई भी ना खोले। जब तक इसको इंसान के हाथ खुद से नहीं खोलेंगे ये आज़ाद नहीं होगी। धागा टूट जाए, धागा बारिश से इस टहनी के ऊपर ये टहनी टूट जाए तो भी कोई मसला नहीं। जब तक इसको कोई इंसान अपने हाथ से ना खोले ये यहीं पर कैद रहेगी। फिर शाह साहब ने उस लड़के के पास जाकर उस लड़के को भी हिसार में लिया, दम किया, उसको एक हिफाजत का तावीज़ दिया। वो बार बार ये कहता था कि वो रात भर मुझे पुकारती है, यहाँ पर कमरे की खिड़की में मुझे खड़ी नज़र आती है, अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि कमरे में कुरान पाक है। वो मुझे कहती है कि बाहर आओ। वो बहुत भयानक है, उसका काले रंग का जला हुआ चेहरा है। शाह साहब ने कहा कि अब वो नहीं आएगी। फिर शाह साहब ने उस लड़के को भी हिफाजत का तावीज़ दिया और वहाँ से हम लोग वापस आ गए। नाना जी बताते हैं उस गांव में, उस कुएं का इतना खौफ था कि जब हम लोग गांव में पहुंचे थे पूरा गांव खाली और वीरान था, कहीं कोई भी नहीं था। जब जो लोग हमें लेकर गए थे अमल हुआ, उसके बाद सब लोग आए, शाह साहब से सब मिले। फिर उसके बाद 11 रोज़ के बाद वो लोग आए और उनका ये कहना था कि अब कुएं से कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही कोई औरत दिखाई दी है। जिस लड़के को आपने तावीज़ दिया था वो भी अब पहले से बेहतर है। ये कहानी थी बुलवाल के आगे उस पुराने गांव की, जहाँ पर एक कुआं था जिसके ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा हो गया था।
जिसे हमेशा हमेशा के लिए उसी कुएं पर कैद कर दिया गया था। जुल्फकार आपका, अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। जो लोग चैनल को विजिट करते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ऐसे ही विलेज हॉरर स्टोरीज मैं पोस्ट करती रहूँगी। और अब ये सर्दियों की कहानियाँ चल रही हैं, विंटर हॉरर स्टोरीज, जिनमें आप लोग पुराने गांव की खौफनाक कहानियाँ सुनेंगे। इंशाल्लाह परसों फिर बात होगी आप लोगों से किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।